Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we will continue with the literary forms and poetic devices. So, our first topic is parody. Now, what is parody? Parody is a humorous, satirical imitation of a serious work, often exaggerating certain element for comic effect. इसमें ह्यूमर यूज होता है ह्यूमर इज बहुत ही फनी स्टाइल से सटायरिकल जब हम सेटराइज करते हैं किसी का मजाक बनाते हैं इमिटेशन मीन्स किसी की कॉपी करते हैं हम लोग ऑफ अ सीरियस वर्क कोई भी वर्क बहुत सीरियस है किसी ने भी बहुत सीरियस बात कही है हम उसको कॉपी करके बहुत ही फनी वे में बोल रहे हैं ऑफन एग्जैजुरेटिंग सर्टेन एलिमेंट फॉर कॉमिक इफेक्ट एग्जैजुरेटिंग मीन्स बड़ा चढ़ाकर बोलना एग्जैजुरेटिंग मीन्स बड़ा चढ़ाकर बोलना और किस लिए करते हैं कॉमिक इफेक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा सीरियस कोई सीन चल रहा है एंड उसमें कोई कॉमिक रिलीफ डालना है कॉमिक इफेक्ट डालना है जिससे वो थोड़ा काम डाउन हो जाए ठीक है उसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी सीरियस सी बात उठाएंगे उसकी कॉपी उसको मिमिक करेंगे उसकी एक्टिंग करेंगे और ऐसे वे से करेंगे एक्टिंग कि वो बहुत ज्यादा फनी लगे बहुत ही ह्यूमरस लगे बहुत सटायरिकल लगे कैरेक्टरिस्टिक्स मिमिक्स द स्टाइल और कंटेंट ऑफ अनदर वर्क लिटरेचर में जब भी कोई वर्क लिखता है कोई सीरियस वर्क होगा उसको उठा के कॉपी करके कुछ एलिमेंट्स चेंज करके एंड फनी वे में लिखते हैं मिमिक्स मीन्स कॉपी करना ऑफन एग्जैजरेट मीन्स हमेशा बढ़ा चढ़ा कर ही बोलते हो ऑफ कोर्स अगर आपको किसी नॉर्मल बात को फनी वे करना है तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के ही तो बोलोगे और डिस्टॉर्ट ओरिजिनल एलिमेंट्स और ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये ओरिजिनल कोई बुक है इसकी वो ऐसे ओरिजिनल वर्क को चेंज कर देते हैं ऑथर्स कि लगता ही नहीं कि इसका कोई ओरिजिनल वर्जन पहले कभी पढ़ा भी है आपने फॉर ह्यूमरस और क्रिटिकल पर्पस आप लोगों के पास इंस्टाग्राम है स्नैपचैट है आप लोगों के पास व्हाट्सएप है जहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं बट पहले लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होते थे तो वो कैसे एक दूसरे की बेइज्जती मारते थे जैसे मैंने कोई वर्क लिखा मैंने बहुत नॉर्मल सा वर्क लिखा अब आप क्या करोगे वही सेम वर्क को उठाओगे और उसका मजाक बनाओगे फिर मैं आपके वर्क को उठाऊंगी और फिर उस बुक का मजाक बनाऊंगी या कोई आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया कुछ भी किसी भी चीज को कॉपी करके उसका मजाक बनाना दिस इज पैरोडी नेक्स्ट इज योर सटायर सटायर इज अ लिटरेरी जॉनर दैट यूजेस ह्यूमर इसमें ह्यूमर इज जो फनी एलिमेंट्स यूज होते हैं आयरनी और रिडिक्यूल आयरनीज जब हिडन मीनिंग होता है मतलब बोल कुछ और रहे हैं मतलब कुछ और है रिडिक्यूल करना बेइज्जती करना टू क्रिटिसाइज अगेन आप किसी के बारे में बेइज्जती कर रहे हो उसको बहुत फनी वे से आप उसको इंसल्ट कर रहे हो एंड एक्सपोज द फ्लॉज एंड शॉर्टकमिंग ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी ओके जैसे सोसाइटी में आप किसी का फ्लॉज दिखा रहे हो फॉलीज दिखा रहे हो किसी की शॉर्ट कमिंग्स दिखा रहे हो एंड हम सोसाइटी पे अटैक करते हैं ठीक है एम्प्लॉयज ह्यूमर आयरनी एंड एग्जैजरेशन ह्यूमर इज अगेन मजाक आप मॉक करते हो मॉक भी आप एक वर्ड डाल सकते हो आयरनी इज हिडन मीनिंग आप बोल कुछ और रहे हो आपका मतलब कुछ और है एग्जैजरेशन बढ़ा चढ़ा के बोलना एम्स टू प्रोवोक थॉट और इफेक्ट चेंज बाय हाईलाइटिंग फ्लॉज किसी का भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई थोड़ा मोटा है तो उसको पांडा बुला दो कि आंखें छोटी हैं उसको चाइनीज बोल देते हैं सो बी सैटराइज हम किसी की भी छोटी सी भी अगर जैसे स्पेक्स लगा हुआ है आपको तो डबल बेटर सिंगल पावर बोल देते हैं राइट मतलब कोई भी आपका फ्लॉ लेंगे और उस पे मजाक बना देंगे दिस इज योर सटायर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जॉनथन स्विफ्ट इन्होंने क्या बोला था अ satirical essay proposing the consumption of babies as a solution to overpopulation and poverty अब एक ने बोला कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है देन द अदर पर्सन सेड तो खा लो उसको ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए बच्चों को कंज्यूम करना शुरू कर दो ठीक है तो ये काफी एब्सर्ड था एब्सर्ड मीन्स अजीब कोई चीज काफी अजीब रहती है तो उसे एब्सर्ड बोलते हैं नेक्स्ट इज योर ओड ओके सो व्हाट इज ओड Ode is a lyrical poem that expresses praise, admiration, and reflection on the particular subject, often with a firm structure and elevated style. Ode क्या है? Basically lyrical poem है. Okay, what is ode? Ode is a lyrical poem. वो एक्सप्रेस करती है जब हमें किसी की प्रशंसा करनी होती है, किसी को प्रेज करना होता है, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी होती हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे.
ठीक है, बट इसका स्ट्रक्चर फॉर्मल होता है और एलिवेटेड, मतलब ऐसे आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज होती है। जैसे हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने लिरिक पढ़ा था। लिरिक सब्जेक्टिव होता है, ओड आपका सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, प्लीज जाके पहले देखिए। आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा इसका, प्लीज सेकंड पार्ट देखिए। दिस इज द थर्ड पार्ट विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ। लिरिक आपका सब्जेक्टिव होता है, ओड आपका ऑब्जेक्टिव होता है। लिरिक आपका, इसमें इमोशंस होते हैं। ओड में आप किसी को प्रेज कर रहे होते हो, इसमें आप अपने बारे में बता रहे होते हो कि आप क्या फील करते हो। इसमें आप सामने वाले को प्रेज कर रहे हो, प्रेज अदर्स। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर इनफॉर्मल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मल होता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार। एक्सप्रेसेस डीप फीलिंग और रिस्पेक्ट। आप किसी को याद कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो बहुत ज्यादा, और आप उसके बारे में बस लिखना चाहते हो कि वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा। ठीक है, आप उसके बारे में बहुत ही डीपली मूव्ड हो, आप बहुत अच्छे से आप उसके बारे में फील कर पाते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो उसकी। सो आप कुछ लिख रहे हो उनकी प्रेज में। यूजुअली फॉलोज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एलिवेटेड लैंग्वेज। बहुत ही फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ये। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पेंटामीटर पढ़ा था, उससे ऊपर ऑक्टेव, सेस्टेट, सोनेट वगैरह, ये एक स्ट्रक्चर है। वैसे ही ओड एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसके बहुत सारे टाइप्स है, होरेशियन ये, लेकिन ये सब आपको नहीं करने। एलिवेटेड स्टाइल मीन्स कि आप किसी के बारे में बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप फील क्या करते हो, जिसके बारे में आप प्रेज कर रहे हो। अब ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे ओड के कुछ टाइप्स होते हैं, पिंडारिक, होरेशियन ओड्स एंड इर्रेगुलर ओड। ठीक है, उसके आगे भी बहुत, लाइक इसमें कुछ की टर्म्स हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लिरिकल पोम है। ऑफ कोर्स आप किसी की प्रेज कर रहे हो तो उसको, उसमें आप थोड़ी राइमिंग यूज करोगे। ठीक है, हमेशा सीरियस कंटेंट नहीं होगा, हो भी सकता है। उसके बाद आप प्रेज कर रहे हो, किसी को एडमायर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगा। हो सकता है कि आप किंग के बारे में लिख रहे हो और उनकी किंगडम के बारे में लिख रहे हो, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर यूज होगा। फॉर्मल स्ट्रक्चर, ओड के कुछ टाइप्स होते हैं, ओड के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज योर पिंडेरिक, सेकंड इज होरेशियन, थर्ड इज इरेगुलर। बस आप इतना भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल है ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। दिस ओड प्रेजेस द नाइटिंगेल सॉन्ग। नाइटिंगेल कौन होता है? जो रात को एक बर्ड गाना गाती है। ठीक है, उसके सॉन्ग को प्रेज करता है एंड रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ इमोर्टैलिटी एंड ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो कह रहा है कि इसका जो गाना है ना, वो हमेशा यहीं पे रहने वाला है, वो अमर है, हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, वी आर द मॉर्टल बींग्स। नेक्स्ट इज योर ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, एज द नेम सजेस्ट, इसमें ड्रामा होने वाला है। मोनो मीन्स वन, अच्छा, मोनो मीन्स वन, इसमें एक ही स्पीकर होगा। ठीक है, मोनोलॉग इज वन स्पीकर। ड्रामा मतलब वो ड्रामा के एलिमेंट्स को क्रिएट करेगा या करेगी, whosoever that person is. A dramatic monologue is a poem. ये एक पोम है जिसमें एक स्पीकर एड्रेस करता है साइलेंट लिसनर को। उसके आसपास सुनने वाले होंगे बट वो साइलेंट होंगे, वो बोलेंगे नहीं कुछ। रिवीलिंग देयर पर्सनल थॉट्स। इसमें स्पीकर, एक स्पीकर है, वो अपने पर्सनल थॉट्स के बारे में बोलता रहेगा, अपने इमोशंस के बारे में बोलता रहेगा, जो वो सोच रहा है अभी। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वन स्पीकर रिवील्स देयर थॉट्स, द लिसनर्स रिस्पॉन्सेज आर implied rather than directly stated। जो लिसनर के रिस्पॉन्स है वो इम्प्लाइड हो गए, सीधा नहीं बोलेंगे कि लिसनर क्या बोल रहे हैं, बट जो स्पीकर को लगेगा कि हाँ, लिसनर के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पीकर उसको आंसर करने लग जाएगा। Example is My Last Duchess by Robert Browning. In this monologue, the Duke speaks about the deceased wife, revealing his own characters and the circumstances of her death. ड्यूक होता है और उसकी वाइफ, डिकीज वाइफ मीन्स जो मर गई है। वो पूरे टाइम वहां पे सब आए होते हैं एंड वो अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है कि देखो, शी इज माई वाइफ, इज शी लुकिंग हैप्पी, क्या वो खुश लग रही है? अच्छा, वैसे ना ये सबको देख के खुश होती थी बट अब सिर्फ मुझे देख के खुश होती है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्टोरी को बिल्डअप करता है, ड्रामा क्रिएट करता है। हमें इन द मिड ऑफ द पोम कहीं पता चलता है हमें कहीं मिड ऑफ द पोम कहीं पता चलता है दैट ही हैज मर्डर्ड हिज वाइफ। यस, उसने ही अपनी वाइफ को मारा था।
और वो इतने कैजुअल वे से बता रहा है कि ड्रामा का एलिमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वो उसके सर्कमस्टांसेस को बता रहा है कि कैसे उसने उसको मारा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक फॉर्म। सो व्हाट इज पोएटिक फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच? बेसिकली ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक स्पेशल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल इफेक्ट देते हैं। और ऑथर्स इनको, पोएट्स ऑथर इनको क्यों यूज करते हैं? ताकि वो एक हिडन मीनिंग दे पाए। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट देते हैं प्लस हिडन मीनिंग के लिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, द सन इज नॉकिंग एट द डोर। अब इसमें क्या है, सन को क्वालिटीज दी एक पर्सन की, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। पर्सोनिफिकेशन, सन को किसकी क्वालिटीज दी हैं? एक पर्सन की क्वालिटीज दी हैं। जब किसी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट या किसी को भी एक पर्सन की क्वालिटीज दी जाती है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, एनिमेट ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज दी जाती हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द सन इज नॉकिंग एट द डोर, सन कभी नॉक कर सकता है आपके डोर पे? नहीं कर सकता, बट सन इज नॉकिंग एट द डोर, इसमें पोएटिक फॉर्म या फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? पर्सोनिफिकेशन यूज किए, इसका मतलब क्या है? सन राइज। ओके, सो आवर फर्स्ट वन इज मेटाफर। अब हम मेटाफर के साथ सिमिली को भी समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर एंड सिमिली दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। जब भी हमें किसी दो चीजों में कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो वहां पे मेटाफर एंड सिमिली यूज होते हैं। हम पढ़ लेते हैं एक बारी। अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं और उसमें लाइक और एज यूज नहीं करते। लाइक और एज कहाँ यूज करते हैं? सिमिली में। ठीक है, we use like and as in simile. Time is a thief. This is your metaphor. Time is like a thief. This is your simile. Simile, a comparison using like or as. ठीक है, for example, her smile was as bright as the sun. For example, you are a lion. You are like a lion. बस इतना डिफरेंस है दोनों में। आई होप यू अंडरस्टूड। पर्सोनिफिकेशन, अच्छा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, इन सब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क। आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सॉल्व करूंगी इसको। लेकिन दिस इज योर होमवर्क कि आपको प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। Personification, given human traits to non-human entities. The wind whispered through the trees. ठीक है, अभी हमने ऊपर किया था पर्सोनिफिकेशन। जब भी आप ह्यूमन ट्रेट्स दे देते हो, ठीक है, किसको दे देते हो? नॉन ह्यूमन को। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेट दे दो कि आप ऐसे टेबल पे कोई मार रहा है, बोल रहे हो अरे टेबल को लग जाएगी। टेबल को तो लग ही नहीं सकती, वो तो अनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें लाइफ थोड़ी है। बट आप बोलोगे नहीं नहीं टेबल को लग जाएगी, यू आर पर्सोनिफाइंग द टेबल। आप एक इंसान को लग सकती है बट टेबल को कैसे लग सकती है? ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपरबोल और हाइपरबले, एग्जैजुरेशन फॉर एम्फोसिस और इफेक्ट। हाइपरबोल इज बढ़ा चढ़ाकर बोलना कोई चीज को। ठीक है, क्यों बढ़ा चढ़ा के बोलना? ताकि उस पे एम्फोसाइज हो, आप उस पे ध्यान दे पर हाईलाइट हो। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, तुम्हें इसको हाथ नहीं लगाना, मैं कितने कितने हजारों बार तुम्हें बता दिया है। बढ़ा चढ़ाकर बोलना ताकि आप उसको हाईलाइट कर पाओ चीजों को। What is alliteration? The repetition of initial consonant sound in closely positioned word. For example, seashell, seashell by the seashore. Oh, this is tongue twister. You can play with your friends as well. So, what is alliteration? The repetition of initial consonant sound. जब भी एक word में consonant is, what is vowels? A, E, I, O, U. These are your vowels.
कॉन्सोनेंट, जो इसके अलावा जो लेटर्स बचे हैं, दैट इज योर कॉन्सोनेंट। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की एक सेंटेंस में बार बार रिपीट होंगे कॉन्सोनेंट साउंड का इनिशियल, इनिशियल मीन्स फर्स्ट लेटर, ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, देखो, ठीक है, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड का फर्स्ट लेटर इनिशियल बार बार रिपीट हो और बहुत ही क्लोजली पोजीशनड हो उनकी, आपके सेंटेंस में थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है फाइव सिक्स ही हो, थ्री भी हो सकते हैं। Next is your tone definition. Tone refers to the writer's or speaker's attitude toward the subject matter or audience conveyed through the word choice, style, art, perspective. टोन क्या होता है? आप किस टोन में बात कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि ये आप किस टोन में बात कर रहे हैं, मीन्स आप ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं। ओके, टोन क्या होती है? बेसिकली आपके मूड को बताती है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते। अगर आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, है ना, बट अगर आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे, विच मीन्स यू डू नॉट रिस्पेक्ट दैट पर्सन। राइटर की टोन कैसे पता चलती है? अगर वो अपनी बिलवड के बारे में लिख रहा है, अगर कोई अपनी बिलवड के बारे में लिख रहा है एंड उसको ऐसा लगता है कि उसकी बिलवड ने धोखा दिया, उसकी टोन कैसी रहेगी? रिवेंजफुल रहेगी। उसकी टोन कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड से बोलेगा वो हर चीज। ओके, ये आपका एटीट्यूड दिखाता है, सब्जेक्ट जिस भी बारे में आप लिख रहे हो उसके टूवर्ड्स आपकी टोन आपका एटीट्यूड दिखाएगी। आपकी वर्ड चॉइसेस से पता चलेगा कि आप क्या फील करते हो उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में आप लिख रहे हो। आपका स्टाइल क्या है और आपका पर्सपेक्टिव क्या है, देखने का नजरिया क्या है आपका। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? कैन बी फॉर्मल, कैन बी इनफॉर्मल, कैन बी सीरियस, कैन बी प्लेफुल, कैन बी आयरॉनिक। कुछ भी हो सकती है टोन तो आपकी। हैप्पी टोन हो सकती है, सैड टोन हो सकती है, एडवेंचरस टोन हो सकती है, फॉर्मल टोन हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी वर्ड चॉइस, जब आप लिख रहे हो तो आपकी वर्ड चॉइस क्या है, ठीक है। आयरॉनिक एक्सेट्रा। आयरॉनिक इज हिडन मीनिंग, सरकास्टिक है थोड़ी सी। Influences how the reader perceive the text and its emotional impact. ठीक है, इससे क्या इन्फ्लुएंस होता है? इससे इन्फ्लुएंस होता है राइटर। कोई स्टेयर से गिर जाता है, उसके पीछे फनी साउंड लगा दूं तो आपको भी हंसी आएगी, अरे गिर गया, ठीक है, आप भी हंस दोगे, चाहे आपको सॉरी आपको बैड फील होगा बट आप भी हंसोगे। बट व्हाट इफ मैं एक बहुत ही सैड सा म्यूजिक लगा दूं पीछे, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सैड लगा दूं और नीचे लिख दूं that he got injured and he got major cuts on his head, तो कितना बुरा लगेगा आपको, लगेगा ना। सो इट इज ऑल अबाउट द टोन, कि राइटर कैसे टोन, अच्छा आप तो कहेंगे बुक में कैसे टोन हो सकती है? बुक में ऐसे टोन हो सकती है कि वर्ड चॉइस से, वो कैसे वर्ड्स यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एक ऑथर का एटीट्यूड पता चला। एग्जाम्पल आप रीड करना। नेक्स्ट इज साउंड, जो भी मैंने बैकग्राउंड का एग्जाम्पल दिया था, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। Sound in literature refers to the auditory quality of the text. Auditory quality of the text क्या होता है? अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उस जैसे वो वर्ड्स लिख रहा है उससे क्या पता चल रहा है? How words and sentences are constructed to create specific effect. है ना, कैसे आप वर्ड चॉइस कर रहे हो, कैसे आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, उससे भी आपकी साउंड इफेक्ट का पता चलता है। Characteristics include elements like rhyme, आप rhyme करते हो, rhythm करते हो, alliteration। alliteration क्या था? consonant sound का repetition। consonant sound repetition of consonant sound। consonant sound and assonance is repetition of vowel sound, ठीक है। You can read the example. Okay, one more characteristic, enhancing the mood and tone of the text. इससे क्या होगा? मूड और टोन दोनों ही enhance हो जाते हैं। अगर आप कोई हॉरर फिल्म देखते हो तो आप उसकी साउंड आराम से सुन सकते हो, बट अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो उसमें वो आपको ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आप फॉरेस्ट में अकेले हो, शी इज अलोन इन द फॉरेस्ट एंड शी इज स्वेटिंग,
शी इज नर्वस, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे कि आप फील कर पाओगे कि हाँ, वो जो लड़की है जो फॉरेस्ट में अकेले घूम रही है इन द सर्च ऑफ द फूड, इन द सर्च ऑफ हर होम, तो आपको वो पूरा फील होगा। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ हैरी पॉटर सीरीज, अगर आप रीड कर रहे हो किसी बुक को, सो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड लिटरेचर encompasses the words and style of writing used by the author. It shapes the overall tone and helps to convey the meaning. Already हम word choice of words की बात कर चुके हैं। जैसे आप language लिखोगे वैसे ही हमारा जो रीडर है उसका परसेप्शन बनेगा। इंक्लूड डिक्शन, सिंटैक्स, लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो तो प्लीज आप एक बार दोबारा पार्ट 2 देखिए। सो डिक्शन क्या है? द वे एंड मैनर इन विच somebody pronounces the word. डिक्शन इज आप कैसे बोलते हो उस वर्ड को, आप कैसे प्रोनाउंस करते हो। सिंटेक्स क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स। ठीक है, ये रूल्स जैसे ग्रामर है वो भी रूल्स पे बेस्ड है, सिंटेक्स भी रूल्स पे बेस्ड है। किससे? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन द लैंग्वेज। आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है? फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा फॉर्म नहीं लिख रही, मैं किसी कोई ओल्ड इंग्लिश का फॉर्म लिख रही हूँ जैसे पहले इंग्लिश लिखी जाती थी, सो हमें पता चल जाएगा कि ये ओल्ड इंग्लिश का वर्क है। हमें सिंटेक्स इज स्टडी ऑफ रूल्स, हमें रूल्स को देख के पता चल जाएगा कि कौन से टाइम की इंग्लिश लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज योर डिक्शन। Diction refers to the choice of words and phrases used by the writer or speaker. It can be formal, informal, colloquial, slang. हम ऑलरेडी डिक्शन पढ़ चुके हैं। बेसिकली जैसे आप चीजों को प्रोनाउंस करते हो, द वे एंड मैनर इन विच somebody pronounces the word. जैसे आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है, आप फ्रेजेस यूज कर रहे हो, और ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, कोलोquial भी हो सकती है। कोलोquial सिंपल लैंग्वेज में भी, स्लैंग में भी हो सकती है, जैसे आजकल जेनजी स्लैंग यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इन्फ्लुएंस द टोन एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग। इन्फ्लुएंस करता है टोन को, ठीक है, प्रभावित करता है किसको? टोन को, जैसे हमारी टोन है, और स्टाइल ऑफ राइटिंग को। हेल्प्स कॉन्वे स्पेसिफिक मीनिंग्स एंड इमोशन अंडरटोन्स। ये कन्वे करता है स्पेशल मीनिंग को। जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही, अगर स्ट्रेस देके बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, ये एक हिडन मीनिंग को सर्व करता है, हिडन मीनिंग को ये आपके सामने प्रेजेंट करता है। व्हाट इज मिथ? मिथ आपकी ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है पास्ट टाइम से, जैसे आपकी महाभारत है, रामायण है, ठीक है, जो गॉड के बारे में बोली जाती है, या मैन ऑफ करेज, किसी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई करी है, वर्ल्ड वॉर किया मान लो, ठीक है, किसी ने बहुत लोगों को बचाया है, उसके बारे में कोई स्टोरी है। ये हिस्टोरिकल इवेंट को एक्सप्लेन, ये हिस्टोरिकल इवेंट को बताती है जो उस टाइम पे हुए थे। आइडिया और स्टोरी विच मैनी पीपल बिलीव बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज फॉल्स। हो सकता है कि लोग, मिथ ऐसी भी होती है कि लोग उसको बिलीव भी नहीं करते। गॉड्स के बारे में होती है, ये हीरोज के बारे में होती है, सुपर नेचुरल इवेंट्स के बारे में होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑफन सर्व्स टू एक्सप्लेन द origins ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन नेचर और सोशल कस्टम्स। ये दुनिया शुरू कहाँ से हुई थी, सृष्टि का निर्माण कहाँ से हुआ था, ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, सोशल कस्टम, पहले के रीति रिवाज, अब के रीति रिवाज, embedded in cultural tradition and can influence literature and art। कि पहले क्या चल रहा था, लोगों ने इंग्रेव्ड पेंटिंग्स बनाते थे, स्टोन पे पेंटिंग करते थे, आज भी कितना ये सब कुछ वापस आता जा रहा है, हर चीज ही। नेम, जैसे एप्पल, अगर आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आप अपने नेम वहां पे भी लिखवाते हो ना, ये पहले से ही चलते आ रहा है कि आप स्टोन पे अपना नेम लिखते थे। फिर बाद में हम देखते थे कि प्लेट्स पे, हमारे घर में जितने यूटेंसिल्स होते थे उसमें नेम लिखते थे। आजकल तो एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो नेम लिखकर इनग्रेव करके दे रहे हैं आपको। Next is your symbol. Definition: a symbol is a person, object, even that represents something beyond literal meaning. If you remember, मैंने आपको abstract concept समझाया था। If you remember, मैंने आपको symbolic meaning समझाया था। And if you don't remember, go to part 2 and please study. ये सब आपस में कनेक्टेड है, ये पूरा एक ही चैप्टर है जो आपस में कनेक्टेड है। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज कमेंट डाउन,
मैं आपको दोबारा समझाऊंगी थ्रू शॉर्ट्स और थ्रू मे बी कमेंट सेक्शन ओनली। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस को क्या समझ में आ रहा है और कितना समझ में आ रहा है या कितना समझ में नहीं आ रहा। सिंबल एक पर्सन भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मे बी एनिमल से कोई एक एनिमल रैबिट आपके ट्रुथ को सिंबलाइज कर रहा है, लायन पावर को सिंबलाइज कर रहा है, रैबिट अगलीनेस को सिंबलाइज कर रहा है। इनका सिंबॉलिक मतलब होता है, लिटरल मतलब नहीं होता। बियॉन्ड लिटरल मीन सिंबॉलिक, ऑफन कन्वेइंग डीपर कॉन्सेप्ट और थीम्स। ठीक है। जैसे अगर हम टोटवाइज और रैबिट की रेस करा रहे थे, तो उसमें आपका रैबिट हार गया था। ठीक है, रैबिट हार गया था, उसके क्या था, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। उसका एक डीपर मीनिंग था, है ना। उसका एक डीपर मीनिंग था कि अगर आप कांस्टेंट रहोगे तो आप सबसे आगे निकल जाओगे और आप जीत जाओगे। बट अगर आपने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं तो कर लूंगा, इससे हारूंगा क्या, फिर तो आप पक्का ही हारने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि सामने वाला मेहनत कर रहा है और आप मेहनत ही नहीं कर रहे उस चीज के लिए। फिर पूरे टाइम रैबिट की तरह अपने बरो में चले जाना। ओके। सिंबॉलिक कुछ हिडन मीनिंग बताए। ठीक है। एक स्पेशल इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। सो दैट्स इट। अगर आप अभी तक इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी। At last, I just want to say thank you to each one of you. Here for you. If you face any problem, just mail me. My mail is also provided in the description below. You can mail me. You can comment down. Thank you so much. Please like, share, and subscribe. And this will really boost my motivation. Thank you so much.